हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट का व्यू दिखाया जाता है। वह पूरी जगह गार्ड से घिरी हुई होती है और उन गार्ड्स के बीच से 3 लोग बाहर निकलते हैं। या वही हैं जिन्होंने सीएन को बुली किया था, जिनके नाम यूजिन, जुनह्याकू और शिहो है। वह एयरपोर्ट से बाहर आते हैं और अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं। जुनह्याकू कहता है, तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो 3 उनको रिसीव करने आए होते हैं उनमें से एक कहता है, भाई ये बात कह के तुम हमें उदास कर रहे हो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कितने साल हो गए हैं, कितने सालों से हमने तुम्हें नहीं देखा। फिर चांग कहता है, जो उन्हें तीनों का साथी है। शिहो, काफ़ी सालों बाद मिले। शिहो कहता है, चांग, सही कहा। वैसे सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ पहले जैसा है। अभी उनमें से एक कहता है, यूजिन, वैसे शिवहान और शिवजिन का क्या हुआ? वह लोग नहीं आए साथ में? यूजिन कहती है, मुझे उन दोनों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। वह दोनों अभी जापान आना नहीं चाहते। सुन ने कहा है, वह अभी और कुछ समय वहीं पर रहेगी। और शिवहान को तो तुम जानते ही हो। जुनह्याकू कहता है, वह पिछले 2 सालों से अपने दिमाग को ठंडा करने में ही लगी है। मुझे तो सच में उसके लिए बुरा लग रहा है। इसके बाद वह सभी वहाँ से चलने लगते हैं। तभी जुनह्याकू चांग से कहता है, तो तुमने पता किया? हाँ, पता किया है। वह इस समय कुछ काम नहीं करता, सिर्फ घर में ही पड़ा रहता है। जुनह्याकू कहता है, अच्छा काम किया। वैसे तुम करने क्या वाले हो? इस बात को तो तुम मुझ पर ही छोड़ दो। उसने हमें बहुत परेशान किया है। अब उसे मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। फिर हमारा व्यू जाता है सियांग पर। उसकी आंटी ने उसे फ़ोन किया होता है। वो कहती हैं, सियांग, क्या तुम श्योर हो कि तुम स्कूल नहीं जाना चाहते? सियांग कहता है, हाँ आंटी, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, लेकिन तुम ऐसे हमेशा के लिए नहीं रह सकते। हाँ आंटी, मुझे पता है। तो तुम फिर मेरे साथ क्यों नहीं रहते? अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आंटी, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है, लेकिन मैं अभी भी बाहरी दुनिया से बहुत डरता हूँ। ठीक है, समझ गई। मुझे माफ़ करना, मैं तुम पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल रही हूँ। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि आप मेरे लिए चिंतित हैं। ठीक है, मैं कॉल रखती हूँ, तो अपनी सेहत का ध्यान रखना। ठीक है आंटी, बाय। सियांग मन में कहता है, तुम बस वेट करो, मैं तुम में से हर एक की खाल खींच लूँगा। तभी हमें सियांग के हाउस के नीचे का व्यू दिखाया जाता है। नीचे एक आदमी खड़ा होता है। वह कहता है, हाँ सर, हम लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ की एंट्री और एग्ज़िट पर भी कोई भी नहीं दिख रहा है और यहाँ से अभी तक कोई अंदर या फिर बाहर भी नहीं गया है। हमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन हमें यह बात कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर टारगेट रहता है, उधर से आवाज़ आती है। ठीक है, समझ गया। फिर हमें जुनह्याकू का व्यू दिखाया जाता है। वह गाड़ी से ट्रैवल कर रहा होता है। वह चैन से कहता है, क्या हिकोकोमोरी? अरे नहीं, और तुम्हारे पास उस कमीने की एक पिक्चर भी अभी तक नहीं है? जुनह्याकू, क्या मैंने तुम्हें फ़ोन पर नहीं बताया था कि वह कमीना अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता? अगर वह निकलता ही नहीं है तो फिर हम उसकी फ़ोटो कैसे लेंगे? जुनह्याकू कहता है, वह साला कमीना लगता है लोगों की सहानुभूति चाहता है। छोड़ूंगा नहीं साले को। और साला हरामखोर अब स्कूल भी नहीं जाता है और ना ही बाहर। फिर हम उस साले को कैसे सबक सिखाएंगे? चांग कहता है, मुझे लगता है मेरे अंकल से इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। फिर हम उस कमीने को ज़मीन से रगड़ कर घसीट सकते हैं। उसे देखने में भी बड़ा मज़ा आएगा। जुनह्याकू हंसते हुए कहता है, क्या बात है चांग, तुम भी बिल्कुल मेरे ही जैसे हो। चलो मज़े करते हैं। वैसे ब्रेक लगाओ। अगर हम ये करने ही वाले हैं तो क्यों ना
पहले कुछ बड़ा कर लिया जाए, क्योंकि स्यूहन भी अपनी प्लानिंग कर रहा है उस कमीने को मारने के लिए। चैंग चौंक जाता है। क्या? स्यूहन? युनहकू कहता है। तुम्हें क्या लगा स्यूहन उस कमीने को ऐसे ही छोड़ देगा? वह उस बात को ऐसे ही नहीं जाने देगा, चांग कहता है। तो फिर स्यूहन अपने साथ याकुजा के लोगों को लेकर आएगा। फिर देखते हैं वह कमीना कैसे बचता है। स्यूहन सेयंग की खाल खींचने की पूरी प्लानिंग में है। यह उस साले के लिए हमारी तरफ से तोहफा है, वो भी मौत का। फिर हमारा व्यू जाता है सेयंग पर। वह सोशल मीडिया पर फ़ोटो को स्क्रॉल कर रहा होता है और उन्हीं लोगों की फ़ोटो को देख रहा होता है। फ़ोटो के नीचे लिखा होता है कि वो लोग जापान पहुंच चुके हैं और अपने बाकी दोस्तों को भी बुला रहे होते हैं। सेयंग कहता है, मैं इस दिन का बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। बहुत अच्छा हुआ जो तुम लोग वापस आ गए। फिर हमारा भी शिफ्ट होता है नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहाँ पर सुयंग और सूजन आए होते हैं। सूजन कहती है, जो कि प्रेसिडेंट की बेटी है, अभी तक सिर्फ 2 ही साल हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बीत गए हों। अगर डैड प्रेसिडेंट नहीं बनते तो हमें न जाने और कितना समय लगता। और उनके सामने उनके पुराने दोस्त भी खड़े होते हैं। वह कहते हैं, सही कहा, चलो फिर कार में चलते हैं, बाकी की बातें रास्ते में करेंगे। स्यूहन सीजन ग्रुप के चेयरमैन का बेटा है और सूजन प्रेसिडेंट की बेटी। वह दोनों रास्ते में अपने बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं। तभी सुहन के फ़ोन में एक मैसेज आता है, जो कि शायद से सीहन ने भेजा है। उस मैसेज को देखकर वह दोनों गुस्सा हो जाते हैं। फिर हमारा व्यू शिफ्ट होता है 2 लोगों पर, जो कि गाड़ी में बैठे होते हैं। दूसरा वाला पहले से कहता है, क्या हो गया, गाड़ी इतनी धीरे क्यों चला रहे हो, थोड़ा तेज़ चलाओ। दूसरा कहता है, नहीं, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा। अबे अगर इतनी धीरे चलाएगा तो हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे कब, जहाँ हमें जाना है? मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है कि मैं गाड़ी इसी स्पीड से चलाऊंगा, इसलिए शांत रहो। वह सब अभी झगड़ ही रहे होते हैं। तभी सीएम की बिल्डिंग आ जाती है और वो उसके पास रोक देते हैं। उनमें से एक कहता है, तो ठीक है, मैं जाता हूँ और जल्दी से काम ख़त्म करके आता हूँ, तब तक तुम मेरा यहीं पर वेट करो। बात समझ में आई? दूसरा कहता है, ठीक है, लेकिन जल्दी काम ख़त्म कर देना, ज़्यादा समय नहीं है। लंबे बालों वाला लड़का ताले को तोड़कर सीएम की छत पर आ जाता है। वह छत की हालत देखकर कहता है, लगता है इस जगह पर कोई नहीं रहता। लगता है मैंने यहाँ आकर अपना सिर्फ टाइम वेस्ट किया। और ये कैसा घटिया घर है जहाँ पर एक विंडो भी नहीं है। शायद इस बिल्डिंग की छत पर होगी। चलो फिर, जब यहाँ पर कोई है ही नहीं तो वापस चलता हूँ। लेकिन तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है। वह चौंक जाता है, आखिर यह अचानक खुल कैसे गया? और साला यहाँ पर इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसके बाद हमारा व्यू जाता है नीचे वाले आदमी पर। वह घड़ी पर समय देखता हुआ कहता है, इतना समय हो गया, वो साला रह कहाँ गया, अभी तक आया को नहीं। लगता है मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। वह जब छत पर पहुँचता है तो वह दरवाजे को खुला पाता है। साले ने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया। मैंने इससे कितनी बार कहा है, जो काम करना हो सही से किया कर। अगर अभी कोई ऊपर आ जाता तो हम पकड़े जाते। और रूम के अंदर जाते हुए कहता है, अबे साले, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? तभी अंदर से एक हाथ आता है और इसकी गर्दन को पकड़कर अंदर खींच लेता है। सुबह का व्यू दिखाया जाता है। वह गाड़ी रात से खड़ी थी, इसलिए वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस आ गई थी। वह उस गाड़ी की नंबर प्लेट चेक करती है और उसके ओनर को कांटेक्ट करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। ट्रैफिक वाला कहता है, तो ठीक है, हमने कांटेक्ट करके चेक कर लिया है, कोई संपर्क नहीं हो रहा, इसलिए हमें इस गाड़ी को लेकर जाना होगा। पता नहीं यह गाड़ी किसकी है, और वो भी ऐसी जगह पर जो बिल्डिंग अंडर सर्विलेंस है। दूसरा वाला सुनकर चौंक जाता है, अंडर सर्विलेंस है, लेकिन किस लिए? सिक्योरिटी गार्ड कहता है, पता नहीं, लेकिन ऊपर से ऑर्डर है कि इस बिल्डिंग पर नज़र रखना है। शायद पॉलिटिशियन का
इससे कोई मतलब होगा। फिर हमें चैन और जिन ह्योकू का व्यू दिखाया जाता है। जिन ह्योकू कहता है, क्या हुआ, न समय क्यों लग रहा है, काम ख़त्म हुआ कि नहीं? चैन कहता है, अभी उन लोगों का कोई कॉल नहीं आया है, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। वह कॉल करते हुए कहता है, सालों कमीनों फ़ोन उठाओ। जब काफ़ी समय तक फ़ोन नहीं लगता तो अपने अंकल के पास फ़ोन करता है और जो हुआ है वह सब बताता है। उसके अंकल कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं उन दोनों को कॉल करके देखता हूँ कि वो कहाँ हैं। चैन के अंकल मीरा क्रेडिट एजेंसी के प्रेसिडेंट हैं। फिर वह एक और आदमी को फ़ोन करते हैं जो कि मीरा क्रेडिट कंपनी के टीम 2 का लीडर है। वही उन लोगों को देखता है। वह अभी तक जो कुछ हुआ है उसे समझाता है। वह कहता है, जल्दी से पता करो कि इन दोनों ने अभी तक कॉल किया नहीं किया और उन्होंने काम पूरा किया कि नहीं। टीम 2 का लीडर कहता है, ठीक है सर, मैं पता करता हूँ। साले साथ कहीं घूमने निकल गए होंगे। फिर टीम 2 का लीडर इन्वेस्टिगेशन करते हुए सीएम की बिल्डिंग के पास आ जाता है। तभी उसकी नज़र सीएम की बिल्डिंग पर लगे एक स्टिकर पर पड़ती है, जहाँ पर उसी गाड़ी का नंबर लिखा होता है जिस गाड़ी से वो दोनों आए थे। वह देखकर चौंक जाता है। वह कहता है, आखिर चल क्या रहा है? वह दोनों मतलब यहाँ पर आए थे क्योंकि उनकी गाड़ी का नंबर और उनकी कॉन्टैक्ट इन्फो भी यहीं पर है। फिर वो दोनों गए कहाँ? फिर हमारा व्यू जाता है सीएम के रूम पर। उन दोनों की लाशें बिल्कुल सूखे हुए किसी पत्ते की तरह पड़ी होती हैं और एक की खोपड़ी भी टूटी हुई होती है और उनके सामने सीएम खड़ा होता है। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।